और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे राजधानी लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर है, डीजीपी कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है, समापन हो गया है और कॉन्फ्रेंस में आंतरिक सुरक्षा पर मंथन हुआ। नक्सलवाद, आतंकवाद, साइबर क्राइम, ये तीन मुख्य मुद्दे थे जिसको लेकर चर्चा चल रही थी और तमाम प्रदेशों के पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हुए। इसकी शुरुआत की गई थी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद रहे और तीन बड़े पहलू, आतंकवाद, नक्सलवाद, साइबर क्राइम, साथ साथ कुछ और बड़े मुद्दे थे, नारकोटिक्स और कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की गई। आंतरिक सुरक्षा पर महामंथन हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध धर्मांतरण और आतंकवाद को लेकर भी यहां पर मंथन किया गया है। बड़ी खबर है, राजधानी लखनऊ से डीजीपी कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई है, इसका समापन हुआ और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश सिंह लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। अविनाश, क्या बड़े मुद्दे रहे अविनाश इस दौरान? समापन में क्या निष्कर्ष निकला है इस कॉन्फ्रेंस का? देखिए, लखनऊ में ये 56वां डीजीपी कॉन्फ्रेंस था और इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस में तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर गहन चर्चा हुई है, जिसमें अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो अलगाववाद का एक मुद्दा इसमें काफ़ी छाया रहा। इसके अलावा साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को लेकर बातचीत की गई। साथ ही में समाधान क्या हो सकता है, उस पर भी जो तमाम एक्सपर्ट थे और जो पूरे देश भर से जो पुलिस अधिकारी आए थे, उन लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नक्सलवाद और साथ ही में पुलिस सुधार, क्योंकि बार बार ये चर्चा होती है कि पुलिस में भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि कई ऐसे मौके आते हैं जब पुलिस की जमकर बदनामी होती है, तो पुलिस के चेहरे को किस तरीके से और साफ किया जाए, तो इसको लेकर भी चर्चा की गई। चूंकि ये देखिए 3 दिन तक ये महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में चली है और इस बैठक में चूंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी पूरे दिन मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन तक लगातार इस जो पूरी कॉन्फ्रेंस है उसमें मौजूद रहे और साथ में मुख्यमंत्री भी, तो कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग रही। और इस मीटिंग में ना सिर्फ जो पुलिस के कह सकते हैं कि लोकल मुद्दे, बल्कि जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि आंतरिक सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, तो उसमें पुलिस की एक बड़ी भूमिका कैसे हो सकती है और पुलिस के अंदर की जो खामियां हैं, उन खामियों को दूर करते हुए देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको और किस इन मुद्दों को लेकर अविनाश, तमाम राज्यों की जो पुलिस है वो आपस में कोऑर्डिनेट, कोऑपरेट कैसे कर सके, क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है? क्योंकि कई बार इसमें कमी देखी जाती है और ये मुद्दा बनता रहा है। देखिए, जहां तक सवाल पुलिस के राजनीतिकरण का है, तो इस मुद्दे को पहले दिन ही उठाया गया था। जिस दिन डीजीपी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया उस दिन ही खुद अमित शाह ने कहा कि पुलिस का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और जहां जो सवाल आपका है कि कई बार देखा जाता है कि आपसी सामंजस्य की कमी दिखती है कई राज्यों की पुलिस में, तो चूंकि देखा जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर किसी और पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में किसी और पार्टी की सरकार है और कई ऐसे मौके आते हैं जब पुलिस में आपसी मतभेद साफ तौर पर दिखते हैं, तो निश्चित तौर पर चूंकि जब तक पुलिस को राजनीतिकरण से दूर नहीं रखा जाएगा तब तक ये दिक्कतें सामने आती रहेंगी। तो इसको लेकर भी पहले दिन ही चर्चा हुई और जो तमाम एक्सपर्ट थे और खुद गृह मंत्री अमित शाह थे, उनका ये मानना था कि पुलिस का राजनीतिकरण किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, उससे पुलिस का काम प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं जो पुलिस का चेहरा है वो भी दागदार होता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर देखिए इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई और माना जा रहा है कि आने वाले समय में पुलिस की जो चुनौतियां हैं उसके साथ साथ पुलिस सुधार को लेकर भी जो तमाम राज्यों की पुलिस है वो काम करने वाली है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका बहुत शुक्रिया। राज्यों की पुलिस के बीच आपस में कॉपरेशन कैसे हो सके, आतंकवाद, नक्सलवाद, तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। तमाम जानकारी के लिए अविनाश बहुत शुक्रिया। और अगली खबर का रुख करेंगे, गोरखपुर पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज 1400 लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपेंगे और साथ ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मानबेला में ये जनसभा आयोजित की जाएगी। 15 जिलों में कोरोना की बायो सेफ्टी लेवल 2 लैब का उद्घाटन भी यहां पर मुख्यमंत्री करेंगे। दरअसल ये भी सौगात मिलने वाली है और लंबे समय से गोरखपुर में अपने आवास का सपना देख रहे करीब 1400 परिवारों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ मानबेला में आयोजित कार्यक्रम में आवास की चाबी सौंपेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। शहर में किराए पर रहने वाले लोगों को छत मुहैया कराने के लिए जीडीए की ओर से 1488 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया गया है। लॉटरी के माध्यम से इन आवासों का आवंटन किया गया। जीडीए गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये आवास बनाए गए थे और इनका लॉटरी के जरिए आवंटन किया गया। 1400 लोगों को छत मिल सकेगी, अपना घर मिल सकेगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोविंद कुशवाहा जुड़ चुके हैं।
गोविंद, ये कितनी बड़ी सौगात होगी और खास तौर से अगले साल शुरू में चुनाव होने हैं, उस लिहाज से कितना बड़ा कदम? देखिए, अगर चुनाव की लिहाज से बात की जाए तो ये पूर्वांचल के साथ साथ गोरखपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। लगभग 1488 जो आवास है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जो है, उसके तहत जो लाभार्थी हैं आज उनको चाबी मिलेगी और जो लाभार्थी है उनके चेहरे पर साफ खुशी की जो मुस्कान है वो देखने को मिल रही है। लोग उत्साहित है कि कब मुख्यमंत्री आएंगे और उनको हाथों में चाबी वितरण करेंगे और वो लोग फिर से जिनके सर पे छत नहीं था उनको अब अपने घर में रह सकेंगे। जी बिल्कुल गोविंद, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री कुछ ही वक्त में यहाँ पहुंचेंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं, जनसभा भी मुख्यमंत्री यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 310 नौ चयनित डॉक्टर्स को आज नियुक्ति पत्र सौंपे, साथ ही कई लैब्स की सौगात दी है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट से लेकर लैब्स तक को लेकर लगातार सरकार कोशिश करती रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 310 नौ चयनित डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपा। साथ ही लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में 15 जिलों में कोरोना की बायो सेफ्टी लेवल 2 लैब का उद्घाटन भी किया। अब तक प्रदेश में कोरोना वायरस की जांच के लिए 45 लैब थी, इसके बाद कुल 60 लैब्स हो जाएंगी, यानी कि लगभग ज्यादातर जिलों में अब कोविड टेस्टिंग खुद हो सकेगी, दूसरे जिलों में सैंपल भेजने नहीं होंगे। और इसके अलावा सीएम ने कोविड काल में किस तरह से सरकार की उपलब्धियां रही, सरकार ने किस तरह से कोशिश की, लैब्स को लेकर, ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर, बेड्स को लेकर, इन तमाम पहलुओं का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में किया। किसी भी जनपद को ऑक्सीजन के लिए किसी दूसरे के सहारे न रहना पड़े। हम लोगों ने पिछले 6 महीनों के अंदर, आप आश्चर्य करते होंगे, 518 ऑक्सीजन प्लांट भी प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित किए हैं। अभी 31 ऑक्सीजन प्लांट हमारे और लगने जा रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आज BSL 2 की लगभग 15 नई लैब्स अन्य जनपदों में भी प्रारंभ हो रही है। लोग कहते थे जब सेकंड वेव अभी समाप्ति नहीं हुई थी तो मीडिया में आशंका आने लगे थर्ड वेव आके रहेगी। हम लोगों ने उसी समय उसकी प्लानिंग कर ली थी। हमने कहा थर्ड वेव यूपी में नहीं आएगी, अब हम उसको पहले ही नियंत्रित कर लेंगे, क्योंकि हमें विश्वास था अपनी टीम पर, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद के साथ कार्य किया, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया और आज उसका परिणाम हमारे सामने है। थर्ड वेव दुनिया के विकसित देशों में आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में थर्ड वेव की कोई आशंका फिलहाल नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद सतर्कता और सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी बीच मऊ से बड़ी खबर है, इस बड़ी खबर का रुख करेंगे। मऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मुख्तार के सहयोगी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सुरेश सिंह की करोड़ों की संपत्ति जब्त की, 1 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। IS 191 गैंग का सक्रिय सदस्य है सुरेश सिंह। हालांकि मुख्तार के 2 करीबियों पर कार्रवाई करने का आदेश जारी हो चुका था और कुल 2.25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को लेकर कुर्की का आदेश डीएम ने दिया था और उनमें से एक वसूली माफिया के नाम से कुख्यात सुरेश सिंह के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई पूरी की गई। और अब एक शराब माफिया के खिलाफ भी, जो मुख्तार गैंग से जुड़ा हुआ, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। बने रही न्यूज़ स्टेट के साथ, खबरें लगातार जारी है।